हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर लेकर आया हूँ नया टॉपिक। इस वीडियो में मैंने हर तरह के फैक्ट्स और मटेरियल और जितने भी सारे प्रीवियस ईयर्स में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको ऐड किया है। यह टॉपिक अपने आप में एक कंप्लीट फुल टॉपिक है। इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आपसे नहीं छूटेगा। इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, चाहे वह यूपीएससी से पूछे गए हों, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हों, सबको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो लोग अभी नए नए इस चैनल से जुड़े हैं तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के इस टॉपिक को किस तरह से कवर करेंगे हम लोग, तो उसको कंटेंट्स में एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड स्टोरी समझेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के और व्यापार संघ के। उसके बाद फिर हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना से संबंधित जो भी फैक्ट्स होगा उसको जानेंगे। उसके बाद पार्टी के गठन के उद्देश्य क्या थे उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध 3 षड्यंत्र चले थे, तो इस तीनों षड्यंत्र को हम लोग समझेंगे। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जितने भी सारे फैक्ट्स होंगे उसको जानेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद अब तक जितने भी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो यूपीएससी से पूछे गए हों, यूपीएससी के हों या यूपीपीसीएस, रेलवे, एसएससी हो, जितने भी सारे पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। साम्यवादी या साम्यवाद या कम्युनिज्म क्या है, इसको हम लोग एक नज़र थोड़ा समझ लेते हैं। तो साम्यवाद या कम्युनिज्म जो है वो सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक विचारधारा है। और ये किस प्रकार की विचारधारा है? इसमें बराबरी या समानता के आधार पर वर्गहीन समाज की स्थापना करने की एक विचारधारा है। वर्गहीन समाज की स्थापना करना, वर्गहीन समाज की स्थापना का मतलब कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का क्लास नहीं होगा, ना एलिट क्लास होगा, ना लोअर क्लास होगा, ना कि अमीर टाइप का क्लास होगा, ना गरीब क्लास होगा। तो किसी भी प्रकार का वर्ग समाज में नहीं होगा। एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, ये साम्यवादी दल या साम्यवाद का ये कॉन्सेप्ट है। संसाधन एवं उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का अधिकार या स्वामित्व होगा। जो भी संसाधन होगा उस देश का और उसका जो उत्पादन का जो संसाधन होगा वो सारा का सारा संसाधन उस देश के लोगों यानी उस देश के समाज के लोगों के हाथ में होगा, यानी ये पब्लिक ओरिएंटेड होगा। न्याय से कोई वंचित नहीं होगा और मानवता एकमात्र जाति होगी। तो ये कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है, साम्यवाद का कॉन्सेप्ट है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तब समाज में 2 नए वर्गों का उदय हुआ। तो किस प्रकार के 2 नए वर्ग थे? एक पूंजीपति वर्ग थे और दूसरे मजदूर वर्ग थे। धीरे धीरे इन मजदूरों की दशा बहुत खराब होने लगी। जब मजदूर की दशा खराब होने लगी तब भारत में वामपंथी आंदोलन के रूप में 2 मुख्य धाराएं विकसित हुई। और ये जो मुख्य धाराएं थी, एक साम्यवाद था और एक समाजवादी था। साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म और दूसरा समाजवाद का मतलब सोशलिज्म। साम्यवाद अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा जिसको कॉमिंटर्न नियंत्रित करता था, जो कि रूस का एक अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सोशलिस्ट दल जो कि भारतीय था और लोकतांत्रिक समाजवाद को मानता था। तो इस प्रकार से भारत में 2 विचारधारा पनपी, एक साम्यवाद के रूप में, एक समाजवादी के रूप में। 2 समाजवादी का जो कॉन्सेप्ट है, सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसका नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मौजूद है। वहां से आप जाकर इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी। इसी पुस्तक में पहली बार साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया गया।
प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही बहुत से राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विदेश चले गए और जर्मनी में कुछ क्रांतिकारियों ने 1914 ईस्वी में बर्लिन कमेटी की स्थापना की। बाद में इस कमेटी का नाम भारतीय स्वतंत्रता कमेटी रखा गया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है साम्यवाद, वामपंथ, समाजवाद और मार्क्सवाद। ये चार सिनोनिम्स है, ये चार पर्यायवाची हैं। इन चारों का कॉन्सेप्ट जो है वो संदर्भ जो है एक जैसा है। साम्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझेंगे, वामपंथ का भी जो कॉन्सेप्ट समझेंगे और समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ, बिहार कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे आप देख सकते हैं। मार्क्सवाद का मतलब क्या होता है, जो कार्ल मार्क्स ने जो मार्क्सवादी सिद्धांत दिया उसी सिद्धांत पे चलने वालों को या उसी सिद्धांत को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। वामपंथ और दक्षिण शब्दों का प्रयोग पहली बार फ्रांस की क्रांति में किया गया। राजा के विरोधियों को वामपंथ तथा दक्षिणपंथी जो थे वो समर्थन में होते थे, यानी कि राजा के विरोधियों को वामपंथ तथा समर्थकों को दक्षिणपंथी कहा जाने लगा। तो वामपंथ और दक्षिणपंथ जो शब्द है ये पहली बार कहाँ यूज किया गया, फ्रांस की क्रांति में किया गया। तो वाम और दक्षिण शब्द का यूज करने के पीछे कारण भी है। वाम का मतलब जो है वो लेफ्ट होता है। वाम एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है लेफ्ट यानी बायां यानी कि उल्टा। और राजा के विरोधियों को वामपंथी कहा जाता था और जो राजा के समर्थन में रहते थे उसे दक्षिणपंथी कहा जाता था। तो उसको हम लोग अभी आगे में और अच्छे से क्लैरिफिकेशन इसका करेंगे। कालांतर में समाजवाद तथा साम्यवाद के उत्थान के पश्चात वामपंथी शब्द का प्रयोग इनके लिए होने लगा। यानी जो समाजवादी और साम्यवादी लोग थे तो बाद में धीरे धीरे इन्हीं लोगों के लिए वामपंथी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, यानी लेफ्ट विंग्स के लोग कहे जाने लगे। यानी कि समाजवाद और साम्यवाद जो है ये जो इनको फॉलो करने वाले जो लोग थे बाद में इन्हीं लोगों को वामपंथ कहा जाने लगा। भारत में भी प्राचीन काल में चोल काल में दो वर्ग थे, तो एक विलंग्य थे और एक इलग्य थे। विलंग्य जो थे वो राजा के समर्थक होते थे और राजा के दाहिने साइड में बैठते थे, जबकि राजा के विरोधी जो होते थे वो राजा के बाएं बैठते थे और इन्हें इलग्य कहा जाता था। और याद रखने का तरीका क्या है, इलग्य मतलब अड़ गया, इलग्य में तो अड़ंगा लगाना, इलग्य लगाना मतलब अड़ गया। तो जो राजा के कामों में अड़ जाता था, अड़ंगा लगाता था, तो क्या हुआ, राजा का विरोधी हुआ, राजा का समर्थक तो नहीं होगा। राजा के हर काम में अड़ंगा लगाना, इलग्य करना। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअली या टेक्निकली याद कर सकते कि विलंग्य कौन थे और इलग्य कौन थे। और जो चोल काल जो है, ये चोल काल जो उसका स्टार्टिंग पीरियड है वो 300 ईसा पूर्व माना जाता है। 300 के बाद से फिर ये 9वीं शताब्दी में फिर दोबारा इनका उदय हुआ। 1279 ईस्वी तक फिर चोल काल का पीरियड रहा। अब यहाँ पे हम लोग वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या है, यानी कि लेफ्ट विंग और राइट विंग में क्या डिफरेंसेस है, इसको हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से एक बार समझ लेते हैं। तो कैसे समझेंगे, फ्रांस के नेशनल असेंबली में 3 पार्टी थी, एक रेडिकल पार्टी थी, एक लिबरल पार्टी थी और एक कंजर्वेटिव पार्टी थी। ये तीनों पार्टी फ्रांस के नेशनल असेंबली में थी। तो फ्रांस के नेशनल असेंबली में जो सिटिंग अरेंजमेंट था ये 3 तरह से था। राजा के जो लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड पे जो बैठते थे वो रेडिकल पार्टी होती थी, और राजा के जो मिडिल में यानी कि राजा के ठीक बीच में या नेशनल असेंबली के बीच में जो पार्टी बैठती थी वह लिबरल पार्टी थी यानी उदारवादी पार्टी थी। और ठीक राजा के दाहिने साइड या नेशनल असेंबली के स्पीकर के राइट साइड में जो पार्टी बैठती थी वो कंजर्वेटिव पार्टी थी और ये राजा के समर्थक थी और ये कुलीन वर्गों की पार्टी थी। जो रेडिकल जो पार्टी जो थी, जो लेफ्ट साइड बैठती थी, वो राजा के विरोध में थी, विपक्ष में थी। राजा जो भी कानून बनाता अगर उसे लगता कि ये जनता के हित के लिए नहीं है तो वो इसका विरोध करती थी। और कंजर्वेटिव पार्टी का क्या कॉन्सेप्ट था, यानी जो राइट विंग्स जिसको कहा जाता है, वो राजा के समर्थन, राजा के हाँ में हाँ मिलाती थी, राजा के नाम में नाम मिलाती थी। और लिबरल जो पार्टी थी ये इनका कॉन्सेप्ट जो 50-50 था, ये उनका उदारवादी कॉन्सेप्ट था। तो ये कुछ राजा के पक्षों का समर्थन भी करते थे तो कुछ समाज के या लोगों के वर्गों का भी समर्थन करते थे, इसलिए इसे लिबरल पार्टी कहा गया। तो लेफ्ट विंग्स या राइट विंग का कॉन्सेप्ट यही नेशनल असेंबली से आया। नेशनल असेंबली में जो लेफ्ट साइड जो बैठते थे वो राजा के विरोधी होते थे, इसलिए इन्हें लेफ्टिज्म कहा गया। ये रेडिकल पार्टी के नेता होते थे, रेडिकल पार्टी के लोग थे या मेंबर्स थे। और बीच या सेंटर में जो बैठते थे यानी जो राजा के समर्थन में भी रहते थे और समाज के समर्थन में भी रहते थे, तो ऐसे लोगों को लिबरल पार्टी कहा गया। और जो राजा के हाँ में हाँ मिलाने वाले यानी कि राजा के पूर्ण समर्थन देते थे, जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, वो राजा के राइट साइड या नेशनल असेंबली के राइट साइड बैठते थे और राजा के हाँ में हाँ मिलाते थे, इसलिए इन लोगों को राइट विंग्स कहा गया। तो लेफ्ट विंग, राइट विंग्स और लिबरल पार्टी का, रेडिकल पार्टी का और कंजर्वेटिव पार्टी का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से फ्रांस से ही निकला, फ्रांस के नेशनल असेंबली से निकला है, फ्रांस की क्रांति से ही निकला है।
1917 की रूस की क्रांति में कम्युनिस्ट वर्कर और इनके नेता लेनिन ने राजा जार निकोलस द्वितीय को हटाया और राजा जार निकोलस द्वितीय को हटाकर फिर रशिया में यानी कि रूस में कम्युनिस्ट आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। यानी कि कम्युनिस्ट वर्कर के जो नेता लेनिन थे और कम्युनिस्ट वर्कर दोनों ने मिलकर राजा जार निकोलस द्वितीय था, उनके जो राजशाही शासन था, इनको हटाया गया। इनको हटाने के बाद कम्युनिस्ट आइडिया को फिर रूस में इम्प्लीमेंट किया गया। 2 मार्च 1919 को मॉस्को में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई। यानी कि जो अभी वर्तमान में मॉस्को जो है वो रूस की राजधानी है और 2 मार्च 1919 को व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक ने मिलकर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की। इसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को ही कमिंटन कहा जाता है शॉर्ट में। कमिन का मतलब कम्युनिस्ट और इंटर्न का मतलब इंटरनेशनल, इसलिए कमिंटर्न कहा जाता है। मानवेंद्रनाथ रॉय यानी कि एमएन रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। मानवेंद्रनाथ रॉय का ओरिजिनल नाम जो था वो नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था। तो नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जब क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए तो अंग्रेज से बचने के लिए इन्होंने अपना नाम मानवेंद्रनाथ राय रखा और फिर ये कई विदेशों में भ्रमण किया। अमेरिका भी गए, उसके बाद वहां से होते हुए फिर जर्मनी और रशिया गए, मॉस्को गए, कई देशों में इन्होंने भ्रमण किया और फिर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। मानवेंद्रनाथ रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। यानी मानवेंद्रनाथ रॉय जो यानी एमएन रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। अब यहाँ पर हम लोग रूस की क्रांति का जो प्रभाव भारत में किस प्रकार से पड़ा या रूस की क्रांति का भारत पर प्रभाव जो पड़ा वो क्यों पड़ा, किस तरह से पड़ा, इसको हम लोग एक नजर यहाँ पे समझ लेते हैं। जो कि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी तो भारत पे इसने किस प्रकार से प्रभाव डाला, इसको एक नजर यहाँ पे हम लोग इन शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो रूस की क्रांति ने अनेक युवा राष्ट्रवादियों को अपनी ओर आकर्षित किया जो गांधीवादी राजनीतिक विचारों एवं कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे और भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रुग्णता को दूर करने की वकालत कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समाजवादी एवं साम्यवादी संगठनों के उदय ने भारत में कांग्रेस के एक खेमे को भी प्रभावित किया। राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ का उदय हुआ और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस दोनों कांग्रेसियों पर समाजवादी विचारों का काफी गहरा प्रभाव पड़ा और जब इन लोगों पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा तब ये मार्गदर्शन पाने के लिए समाजवादी विचारधारा की ओर मुड़े। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि भारत के जो राष्ट्रवादी युवा थे वो साम्यवादी, समाजवादी, वामपंथ, मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी, जो कॉन्सेप्ट था, इन कॉन्सेप्ट से या इन विचारधाराओं से क्यों प्रभावित हुए, क्यों आकर्षित हुए। तो इसका आकर्षित होने का दो सबसे बड़ा मुख्य रीजन था। तो वो रीजन पहला था कि असहयोग आंदोलन और दूसरा रीजन था स्वराज पार्टी की स्थापना यानी स्वराजवादी नीतियां। तो असहयोग आंदोलन के कारण क्या था कि क्यों राष्ट्रवादी युवा जो थे वो असहयोग आंदोलन और स्वराजवादी के कारण क्यों कम्युनिज्म की तरफ आकर्षित हुए, इसका यहाँ पे रीजन को हम लोग समझ लेते हैं। जब असहयोग आंदोलन जो चल रहा था 1920 से 22 से असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बहिष्कार कार्यक्रम चलाया। तो इस बहिष्कार कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना था, न्यायालयों का बहिष्कार करना था, सरकारी सेवाओं का परित्याग करना था, विधान परिषदों का बहिष्कार करना था जो कि चेम्सफोर्ड 1919 एक्ट के अंतर्गत था। तो जितने भी स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया। जितने भी वकील थे उन्होंने कोर्ट कचहरी का बहिष्कार किया। जो भी सरकारी सेवाओं में लगना चाह रहे थे या जो कर रहे थे उन लोगों ने सेवाओं का बहिष्कार किया। बहुत सारे जो युवा राष्ट्रवादी थे जो नेता बनना चाह रहे थे लेकिन बहिष्कार के वजह से विधान परिषदों का बहिष्कार किया। लेकिन जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो जाने की वजह से जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो इन लोगों को लगा कि इन लोगों के साथ धोखा हुआ, जिसके वजह से ये लोग काफी क्रोधित हुए। नहले पे दहला क्या हो गया, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तब कुछ कांग्रेसियों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और स्वराज पार्टी के जरिया फिर ये लोग विधान मंडलों में प्रवेश करने लगे, यानी विधान मंडलों का बहिष्कार समाप्त कर उसमें भाग लेने लगे। तो जिसकी वजह से जो भी राष्ट्रवादी थे उन्हें और भी गुस्सा चढ़ा और
और क्रोधित हुए कि हम लोगों को सहयोग आंदोलन के दौरान विधान परिषदों का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। अब वो सहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। जो खुद कांग्रेसी थे वो स्वराज पार्टी को गठित करके अब 1919 एक्ट के तहत यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 एक्ट के अंतर्गत अब ये लोग विधानमंडलों का इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हम लोग जो थे हम लोग मूर्ख हुए, हम लोगों के साथ विश्वासघात हुआ। इस वजह से जितने भी सारे युवा राष्ट्रवादी थे उन्होंने फिर दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढने लगे। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग को दूसरा रास्ता ढूंढना होगा देश की आजादी से संबंधित। ये युवा राष्ट्रवादी स्वराजवादी एवं परिवर्तन विरोधी दोनों के आलोचक थे। पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता के नारे के साथ साम्राज्यवाद का घोर विरोध करने लगे, पूंजीवादी और जमींदारी प्रथा की आलोचना की और समाजवादी विचारधारा अपनाने की शिक्षा पर बल देने लगे। अब यहाँ पे हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को समझ लेते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना से संबंधित 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। एक 1920 का ताशकंद में, एक 1924 का भारत में और एक 1925 का ये भी भारत में। तो 1920 में जो ताशकंद में हुआ, ताशकंद में 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, फिर 1924 में भारत में स्थापना, फिर 1925 में फिर दोबारा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो ये क्यों हुई ये हम लोग भी आगे देख लेते हैं। 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ताशकंद जो अभी वर्तमान में जो राजधानी है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। पहले 1920 के समय में उस समय सोवियत संघ था, यानी कि रूस उस समय सोवियत संघ था। लेकिन 1992 में जब सोवियत संघ टूटा तो लगभग 40 नए देश अस्तित्व में आए। उस 40 नए देशों में से उज्बेकिस्तान भी एक देश था वर्तमान में अभी जिसकी राजधानी ताशकंद है। 1920 में एम.एन. रॉय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, शफीक सिद्दीकी और ताशकंद में रहने वाले कुछ प्रवासी भारतीयों ने कॉमिंटर्न के दूसरे अधिवेशन के पश्चात भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो कब की? 1920 में की। एम.एन. रॉय प्रथम भारतीय थे जिन्हें कॉमिंटर्न के नेतृत्व हेतु चुना गया। कॉमिंटर्न जो पार्टी थी, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, कॉमिंटर्न जो है वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का ही शॉर्ट फॉर्म है और कॉमिंटर्न जो है रूस की अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना वो 1924 में भारत में हुई। तो 1924 में भारत में किस प्रकार से हुई इसको हम लोग समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कम्युनिस्टों के ग्रुप के नेता सत्य भगत ने 1 सितंबर 1924 ईस्वी को कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा की। सत्य भगत स्वयं इस पार्टी के सचिव बने और इस दल के अन्य सदस्यों में मौलाना हसरत मोहानी, वी.एम. जोशी, रमाशंकर अवस्थी और पंडित राम गोपाल थे। पार्टी का एक तदर्थ संविधान भी तैयार किया गया और इसका नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। पार्टी के निम्नलिखित उद्देश्य भी घोषित किए गए। तो वो उद्देश्य क्या थे? संपूर्ण स्वराज प्राप्त करना और एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां धन और उत्पादन के वितरण का स्वामित्व सामूहिक हो, यानी कि जो भी उत्पादन हो रही हो उस देश में और जो भी धन का वितरण है, आय का जो समान वितरण है वो समाज के अंतर्गत हो, यानी उसका स्वामित्व यानी उसका कंट्रोलिंग जो है वो पब्लिक ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। सत्य भक्त ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी है और इसका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कोई भी संबंध नहीं है। इसी कारण उन्होंने इस पार्टी को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी न रखकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सत्य भक्त ने पहली भारतीय साम्यवादी कॉन्फ्रेंस बुलाई। कानपुर में 25 से 27 दिसंबर तक पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता ने सत्य भक्त के इन विचारों का विरोध किया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी थी और इसका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कोई संबंध नहीं था। यानी कि जब सत्य भक्त ने यह कहा कि उनकी पार्टी पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी है और इसका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी रूस की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यानी रूस की जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थी इससे इसका कोई संबंध नहीं है, इसी वजह से उन्होंने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का नाम ना रखकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सत्य भक्त ने पहली बार भारतीय साम्यवादी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और कहाँ बुलाई थी? वो कानपुर में बुलाई थी। जब कानपुर में जब पहली बार साम्यवादी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो इस कॉन्फ्रेंस में मुजफ्फर अहमद और नलिनी गुप्ता ने सत्य भक्त के इन विचारों का विरोध किया। क्या विरोध किया? कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी थी लेकिन इसका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कोई संबंध ना था, ये हम लोग नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने यह कहा कि कम्युनिस्ट के नियमों के अनुसार पार्टी का नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होना चाहिए था। सत्य भक्त इस कॉन्फ्रेंस में अल्पमत में रह गए और सम्मेलन से फिर उठकर चले गए। बाद में सत्य भक्त ने पार्टी एवं राजनीति दोनों को छोड़ दिया, त्याग दिया।
अब 1925 का डेट है, तो 1925 के डेट में क्या हुआ, 27 दिसंबर 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सिंगारवेलु चेट्टियार ने कानपुर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की और इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न कम्युनिस्टों के समूह को संगठित किया गया और इसी दिन एक केंद्रीय समिति का भी गठन किया गया और पार्टी का मुख्य कार्यालय कानपुर से कहाँ ले जाया गया, मुंबई ले जाया गया। भारत में साम्यवादी आंदोलन को बढ़ाने के लिए भारतीय साम्यवादी मॉस्को यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गए। इंग्लैंड में साम्यवादी दल ने इस भारतीय दल के निर्देशन का भार अपने ऊपर ले लिया और उनका एक प्रतिनिधि सर फिलिप स्प्रैट 1926 में भारत आए। फिलिप स्प्रैट जो थे वो इंग्लैंड के कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे और जब सर फिलिप स्प्रैट 1926 में भारत में आए तो उन्होंने यहाँ कई संघों का भी गठन किया। उसमें से बंगाल, मुंबई, पंजाब और यूपी में 4 कामगार तथा कृषकों के दलों का गठन किया। जब कानपुर में कॉन्फ्रेंस हुआ तो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का नया संविधान भी स्वीकार किया गया और इस संविधान में 3 प्रमुख उद्देश्य रखे गए। तो 3 प्रमुख उद्देश्य क्या थे वो हम लोग एक नजर देख लेते हैं। तो पहला उद्देश्य जो था भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना था, दूसरा उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था और भारत में सोवियत रूस जैसी सरकार की स्थापना करना। तो ये 3 मोटिव था, ये 3 मुख्य उद्देश्य थे और कानपुर कॉन्फ्रेंस में संविधान स्वीकार किया गया और इसी संविधान में 3 तरह के मुख्य उद्देश्य थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने ही की थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी की विरुद्ध षड्यंत्रों को हम लोग देख लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की विरुद्ध जो षड्यंत्र अंग्रेजों ने, सरकार ने चलाया, क्योंकि अब जो सरकार, अंग्रेजी सरकार थी, वो डर गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के फैलने से या प्रसार होने से, इसलिए अंग्रेजों ने या सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र स्टार्ट किया। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उस पर 3 षड्यंत्रों से संबंधित होने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। तो पहला जो षड्यंत्र था पेशावर षड्यंत्र कांड था जो 1922 से 23 चला। दूसरा षड्यंत्र था जो कानपुर षड्यंत्र कांड था जो 1924 चला और तीसरा जो षड्यंत्र था वो मेरठ षड्यंत्र कांड था जो कि 1929 से 33 चला। लगभग 3.5 साल तक ये षड्यंत्र चला। अब हम लोग यहाँ पे पहला पेशावर कांड से संबंधित जितने भी सारे फैक्ट्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पहले मॉस्को फिर बर्लिन से एम.एन. रॉय और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में काम करने लगी। इसने मॉस्को के कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षित 10 भारतीयों को भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन संगठित करने के लिए विभिन्न रास्तों से भारत भेजा। जब 10 कम्युनिस्टों को भारत भेजा, विभिन्न रास्तों से, अलग अलग रास्तों से भारत भेजा, तब ब्रिटिश सरकार को अपने गुप्तचर विभाग से इस बात की सूचना मिल चुकी थी। अतः भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाने के लिए पेशावर लाया गया। इन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को उखाड़ने की साजिश की। अभियुक्तों की तरफ से हाई कोर्ट के नामी बैरिस्टर अब्दुल कादिर की जोरदार पैरवी के कारण ज्यादा लंबा सजा नहीं दी जा सकी। इन लोगों की जो पैरवी बैरिस्टर अब्दुल कादिर किए थे, तो याद कैसे रखना है कौन इन लोगों के पैरवी किए थे, इन लोगों के वकील कौन थे। तो पेशावर जो है ये कहाँ पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो भारत में परमाणु हथियार या एटम बम बनाने का क्रेडिट किसे जाता है, अब्दुल कलाम को जाता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान के भी एटम बम बनाने का क्रेडिट जाता है वो अब्दुल कादिर को जाता है, अब्दुल कादिर खान को। तो ये समझ गया कि पेशावर जो है वो कहाँ हुआ था। पेशावर जो है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में एटम बम बनाने वाले कौन थे, अब्दुल कादिर खान थे। तो यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जो वकील जो थे, कम्युनिस्ट पार्टी जो अभियुक्त जो वकील थे वो बैरिस्टर अब्दुल कादिर खान थे। इन्हीं की वजह से इन लोगों को लंबी सजाएं नहीं मिली थी। 18 मई 1923 के फैसले में अभियुक्तों को 1 से 2 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। इस तरह प्रथम कम्युनिस्ट षड्यंत्र समाप्त हो गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने भारत की समस्याओं को हल करने के लिए एक कमीशन व उप समिति की नियुक्ति की जिसका नाम माली ब्यूरो था। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाए। इस तरह 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। तो भारत में जो अभी 1925 में जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई, तो स्थापना होने का वजह कारण यही था कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध जो षड्यंत्र किया जाने लगा, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए से संबंधित जितने भी सारे सॉल्यूशन हो सकते थे, सपोर्ट
सपोर्ट करने के लिए इसके लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी चाहिए जो कि भारत में हो। इसी वजह से 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। दूसरा हम लोग षड्यंत्र देख लेते हैं, कानपुर षड्यंत्र, जो कि 1924 में चला। तो वर्ष 1924 में यानी कि 21 फरवरी वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मुकदमे में मुजफ्फर अहमद, एम.एन. रॉय, गुलाम शौकत उस्मानी, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, रामचरण लाल शर्मा और सिंगारवेलु चेटियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में सरकार ने उन पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि कम्युनिस्ट विचारों के प्रचार का आरोप लगाया एवं भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करने का आरोप लगाया। तो ये सरकार ने आरोप लगाया और इसी आरोप के अंतर्गत फिर कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई। सिर्फ 4 व्यक्ति मुजफ्फर अहमद, उस्मानी, नलिनी गुप्ता और अमृत डांगे अदालत में पेश किए गए। एम.एन. रॉय और रामचरण लाल शर्मा भारत में नहीं थे। सिंगारवेलु चेटियार उनकी बीमारी की वजह से उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया। 20 मई 1924 ईस्वी को फैसला सुनाया गया और अभियुक्तों को 4-4 वर्षों की सजा दी गई। इसमें सबसे जो कड़ी सजा दी गई थी मुजफ्फर अहमद को, उन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। तीसरा षड्यंत्र हम लोग अब देख लेते हैं यहाँ पे, मेरठ षड्यंत्र कांड 1929 से 1933 चला। दूसरा जो षड्यंत्र कानपुर षड्यंत्र चला वो काफी इंपॉर्टेंट है, चूंकि जितने भी सारे नाम है वो ज्यादातर कानपुर षड्यंत्र में ही है। बाकी उससे पहले पेशावर षड्यंत्र में किसी का नाम नहीं है और जो अभी मेरठ षड्यंत्र अभी मैं बता रहा हूँ इसमें भी किसी का ज्यादा नाम नहीं है। तो नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो दिमाग में रखना, या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में रखना, मोस्टली कानपुर षड्यंत्र में ही सब लोगों का नाम दिया हुआ है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यूनियन आंदोलन को समाप्त करना था और साम्यवादियों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग करना था। इसलिए 20 मार्च 1929 में सरकार ने 31 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता तथा 3 ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्प्रेडबेन, ब्रेडले और लेस्टर हचिंसन सम्मिलित थे। यह मुकदमा लगभग 3.5 वर्ष चला और इनमें लगभग आधे राष्ट्रवादी अथवा व्यापार संघ के लोग थे। मुकदमे के दौरान कम्युनिस्टों ने इस बात की घोषणा की कि वे क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। मुकदमे के दौरान मुजफ्फर अहमद ने जोरदार शब्दों में कहा कि मैं एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट हूं और हमारी पार्टी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सिद्धांत और नीति को मानती है और जहां तक हालात अनुमति दे उनका भरसक प्रचार भी करती है। तो ये मेरठ षड्यंत्र में कहा गया था, केस चल रहा तो उसके दौरान कांग्रेस कार्यकारिणी ने उनके मुकदमे के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा कमेटी का गठन किया। इस मुकदमे को जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, एम.सी. छागला और डॉक्टर एम.ए. अंसारी जैसे लोगों ने लड़ा। यानी इस मुकदमे की जो पैरवी की तो इन 4 लोगों ने किया था। जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, एम.सी. छागला और डॉक्टर एम.ए. अंसारी थे। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गांधी जी इनसे मिलने जेल गए और साम्यवादी नेताओं के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। कांग्रेसी सदस्यों ने साम्यवादियों के विरुद्ध सरकार द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल को केंद्रीय विधानसभा में पारित नहीं होने दिया। तो ये जो सेफ्टी बिल था यानी पब्लिक सेफ्टी बिल जो था तो इसे स्वराजवादियों ने रोका था। केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल को स्वराजवादियों ने रोका था। अंग्रेजी सरकार ने जुलाई 1934 में भारतीय साम्यवादी दल को अवैध घोषित कर दिया। इसी वामपंथी से संबंधित बहुत सारे और भी दल बने, तो उस दल को देख लेते हैं। जो छोटे छोटे दल थे तो उसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 1928 में सभी कृषकों और मजदूर संगठनों को मिलाकर एक नया संगठन बनाया गया। इसका नाम अखिल भारतीय कामगार और कृषक दल यानी कि ऑल इंडिया वर्क्स एंड पीजेंट पार्टी रखा गया। बहुत से वामपंथी दल व्यक्ति विशेष के चारों ओर केंद्रित थे और जब यही व्यक्ति मर गए तो यह आंदोलन भी स्वयं समाप्त हो गया। बहुत सारे जो लोग थे, जो वामपंथी लोग जो थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से संगठन बनाया और आंदोलन चलाया, लेकिन जब तक ये व्यक्ति जिंदा थे तब तक ये संगठन जिंदा रहा और जैसे ये व्यक्ति खत्म हो गए ये लोग, उसके बाद से फिर ये संगठन भी स्वयं अपने आप समाप्त हो गया। तो ये जो दल थे उनमें से फॉरवर्ड ब्लॉक थे, भारतीय बोल्शेविक पार्टी थी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी थी और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना 1939 में हुई थी और उसके स्थापक जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे।
भारतीय बोल्शेविक पार्टी जी का स्थापना हुई थी 1939 में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे निहारेंदु दत्त मजूमदार थे, यानी कि एन दत्त मजूमदार थे। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। यह स्थापना 1940 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो स्वयं कांग्रेस थे। जो रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ये भी स्थापित की गई थी और इसकी स्थापना 1940 में की गई थी और इसके संस्थापक जो थे वो एम.एन. रॉय थे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एम.एन. रॉय का संबंध अनुशीलन समिति से भी था और ये काफी रेडिकल थे। तो काफी रेडिकल होने की वजह से इन्होंने रेडिकल नाम दे दिया। ट्रिक है याद करने का। बोल्शेविक लेनिन पार्टी की स्थापना 1941 में की गई और इसके संस्थापक इंद्र सेन और अजीत राय थे। उसके बाद भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की भी स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1942 में की गई और इसके संस्थापक सोमेंद्रनाथ टैगोर। तो ये सारी की सारी जो साम्यवादी दल जो थी तो इन लोगों ने स्थापना किया था और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं साम्यवादी दल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब तक जितने भी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, कम्युनिस्ट पार्टी के टॉपिक से, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, सीजीपीसीएस या जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, सबको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हैरोल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? तो किस केस के लिए हुआ था ये? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा के लिए। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? एम.एन. राय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो एम.एन. राय थे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो एम.एन. राय ने भाग लिया था। तो यहाँ पे मानवेंद्र नाथ राय यानी कि एम.एन. राय। निम्नलिखित में से कौन सी एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो वैनगार्ड थी। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो एम.एन. राय ने किया था। आंसर सी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन मेरठ षड्यंत्र केस के कैदियों का बचाव करने के लिए आगे आया था? तो कौन आया था? जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल आए थे। मुजफ्फर अहमद उसमें नहीं है, पीसी जोशी भी नहीं है, एमसी छागला है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो 1 और 4 यानी कि सी। 1928 में बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व में किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताना। मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका आंसर सी, ई.एम.एस. नंबूदरीपाद। पेशावर षड्यंत्र में कम्युनिस्ट अभियुक्तों की तरफ से हाई कोर्ट में किस नामी वकील की जोरदार पैरवी के कारण ज्यादा लंबी सजाएं नहीं दी जा सकी? तो अब्दुल कादिर के कारण। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। निम्नलिखित लोक विदित मुकदमों में से कौन सा मुकदमा 32 आमूल परिवर्तनवादी राजनीतिकों तथा मजदूर संघ के सक्रियतावादियों की उस गिरफ्तारी से संबंध है जिनमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी भी शामिल हैं? तो ये किससे संबंध है? ये मेरठ षड्यंत्र मुकदमा से संबंध है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध किससे है? सत्य भक्त से। 1924 में स्थापित किए थे। क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी का संबंध किससे है? सोमेंद्रनाथ टैगोर से है। भारतीय बोल्शेविक पार्टी का संबंध एन दत्त मजूमदार से है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए का 2, तो ए का 2, ए का 2, बी का 1, तो बी का 1 ये। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल है।
कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो सिंगारवेलु चेटियार के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दत्त ब्रैडले सिद्धांत किससे संबंधित था? तो साम्यवादी आंदोलन से संबंधित था। तो इसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट देख लेते हैं। आर पाल्मे दत्त और ब्रेन ब्रैडले ने 1936 में प्रसिद्ध द एंटी इंपीरियलिस्ट पीपुल्स फ्रंट इन इंडिया लिखी, जिसे दत्त ब्रैडले थीसिस के नाम से जाना जाता है। यह दोनों ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इस सिद्धांत ने साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ सामूहिक आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सहयोगात्मक प्रयासों का प्रस्ताव दिया। इसने भारत के विभिन्न दलों को ब्रिटिश सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आने में मदद की और 1936 में लखनऊ अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए नेहरू ने किसान और ट्रेड यूनियन संगठनों की सामूहिक संबद्धता हासिल करने का आह्वान किया, जो दत्त ब्रैडले थीसिस में प्रस्तावित बिंदुओं में से एक था। तो यह दत्त ब्रैडले थीसिस था। उस ICS अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतर घात किया था। तो वो कौन थे? HV कामत थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन मेरठ षड्यंत्र केस के कैदियों का बचाव करने के लिए आगे आया था? तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, हाँ। MC छागला भी थे, डॉक्टर M.A. अंसारी भी थे और कैलाशनाथ काटजू थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। उपरोक्त में से एक से अधिक। निहारेंदु दत्त मजूमदार द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो निहारेंदु दत्त मजूम द्वारा स्थापित दल का नाम भारतीय बोल्शेविक दल है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक है। इंद्रसेन व अजीत राय द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो क्या नाम था? बोल्शेविक लेनिस्ट दल। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। तो यहाँ पर दो चीज याद रखना है, एक क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी और एक क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी। तो क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी जो है वो सौमेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया है, और जहाँ पर समाजवादी आ जाएगा तो ये जब रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसी में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर